जो सोनम वांगचुक की मांग है, अगर हम उस पर अपनी राय दें तो बिल्कुल 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 जायज मांग है। पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित सभी मांग तुरंत मान ली जाए। अगर हमने कुछ वादा किया और उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण डर होता है, भय होता है। सेंसई, जैसे हम लोग अभी हिमालय के क्षेत्र में हैं, हिमालय का दूसरा क्षेत्र जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। सेंसई, वो क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हैं। सेंसई, उस पर आपकी क्या राय है? आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं पुनः महाभारत में जाऊंगा और पुनः उसी सिद्धांत को कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी निष्पक्षता नहीं खोनी है, चाहे उसमें हमारा स्वयं का हित प्रभावित क्यों न हो रहा हो। वह बहुत अच्छे इंसान हैं, वह प्रकृतिमय व्यक्ति है, वो भारत की धरोहर है। यह भारत के मानव को समझना चाहिए, राजनीतिक सीमाओं से उठकर, धार्मिक बंधन को तोड़कर, प्रतिभा का सम्मान हमारे जीवन शैली का अंग होना चाहिए। अगर उनके जीवन को देखोगे, मैंने देखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, और जितनी लीनता से वह जिस कार्य में लगे हैं वह बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन सवाल उठता है कि उन्हें फास्ट पे क्यों बैठना पड़ा, उन्हें आंदोलन क्यों करना पड़ा। अब भारत में इस पर कई मतांतर हो गए। जिन्होंने स्वयं को राजनैतिक सीमा में बांध रखा है, विचारधाराओं में सिमट रखा है, वो उसे गलत कहेंगे, क्योंकि कुछ तथ्य जिनकी वो मांग कर रहे हैं वह हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रही है। तो इसका सही राय क्या है? तुम्हें दोनों पक्ष को देखना होगा, कौन सही कौन गलत, और निष्पक्ष विश्लेषण करना होगा और गलतियों को सुधार कर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सोनम वांगचुक की मांग है, अगर हम उस पर अपनी राय दें तो बिल्कुल 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 जायज मांग है, तर्क संगत मांग है। लेकिन जो सरकार का रुख है, अब कोई व्यक्ति तुमसे कुछ वादा करके उस स्थान पर पहुंचता है और उस स्थान की चुनौतियां उसे एहसास कराती है कि अरे हमने जो वादा किया वो शायद पूरा करने में ये गलतियां हैं, तो फिर उसे टालता रहेगा। तो हमें ऐसा रूप अपनाना पड़ेगा, यह विश्लेषण करना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक की ओर से बिल्कुल सही, सरकार की ओर से उनकी क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या डर है। अगर हमने कुछ वादा किया और उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण डर होता है, भय होता है। लद्दाख का क्षेत्र सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती खंड है, जहां चीन और पाकिस्तान दो तरह से दो शत्रु निरंतर बैठे हुए हैं। जब तुम एक बड़ी व्यवस्था के संचालन में लगते हो तो वहाँ की अनेक चुनौतियाँ तुम्हारे सामने आती हैं, जिन चुनौतियों से तुम परिचित पहले नहीं थे। फिर पता चलता है कि अगर यहाँ पर ऐसा हो गया और वह गलत निर्णय लिए, तब तक तो बहुत विलम्ब हो जाएगा।
अगर वह उनके अंदर ये रहेगा तो गलत निर्णय ले लिए तो ये चीज़ हाथ से निकल जाएगा। मैं क्यों इस विश्लेषण पे पहुंच पाया? क्योंकि जब मैं स्वयं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बना था तो मेरे सामने चुनौतियों का ढेर था, जो चुनौतियां मुझे दिख नहीं रही थी पहले, और उन चुनौतियों के अनुसार मुझे निर्णय में व्यापक बदलाव करने पड़े थे। इसलिए मैं वह मजबूरी समझ सकता हूँ। तो फिर आपने वादा क्यों किया था? जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। और क्या है, कुछ एक गीत है ना इस तरह से, तो कैसे निभाओगे? जहां तुम्हारा डर, तुम्हारी आशंकाएं भी सुरक्षित रह जाएं, तुम उसके व्यापक उपाय ढूंढो और उचित फैसला ले सको। उसमें से तुम उसे चरणों में विभाजित कर दो, विभिन्न चरण में, ठीक उसी रूप से जैसे हांगकांग ने स्वतंत्रता पाई थी। अलग अलग चरणों में वह क्षेत्र विकसित भी हो गया, स्वायत्त भी रहा और स्वतंत्र भी हुआ, और चीन के अधीन होते हुए भी अब समझौते के तहत चीन के अंतर्गत चला गया, लेकिन अब भी वो वैसी ही स्थिति में है, विकसित। वह क्या है? पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित सभी मांग तुरंत मान ली जाए, राज्य के गठन में विलंब हो, वह स्वायत्तता, ऐसा मैकेनिज्म विकसित हो कि जो मूल मांग है, जो एक राज्य पूर्ति करे, जिसके लिए राज्य की अपेक्षाएं हैं, वह तुम पूर्ति तो करना शुरू कर दो। अब क्या है वो मांग? समझो। सर्वप्रथम मांग पर्यावरण, ठीक है, डन, कोई बड़ा इस मुद्दा नहीं है। आप उसमें अधिकृत कर दीजिए, ऐसे नियम बना दीजिए जिससे एक पर्यावरणविद, एक वैज्ञानिक की बात आप माने, वैसे नियम बना दें। टिक, डन। संस्कृति, पूरी मांग मानी जाए। फिर अगला मांग आता है रोजगार, और यह सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और यहीं से वो पीछे हटती है, वादा खिलाफी हो जाती है। यह नहीं कि वह वादा खिलाफी जानबूझ के करते हैं, वह इसलिए कि जब वो उस स्थान पर पहुंचते, अरे खजाना तो है ही नहीं, अरे ये तो है ही नहीं, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, और सारे समीकरण वहाँ बिगड़ जाते हैं। और आप घिरे होते हैं ऐसे व्यक्तियों से जिसे उस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं। जो भारत में लैटरल एंट्री पे एक प्रस्ताव आया था कि जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है उसकी सलाह लीजिए आप। यहाँ तो शुरुआत करें। एक अच्छी पहल थी, मुझे पता नहीं कि वो हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ ध्यान देना छोड़ दिया। अब सवाल उठेगा रोजगार, और मुझे हैरानी होती है कि हमारे अर्थशास्त्री कर क्या रहे हैं। बहुत हैरानी होती है। यह जंगल है ना, तुम यहाँ 5 व्यक्ति को, सिर्फ 5 व्यक्ति को 5 साल के लिए पोस्टिंग दे दो, 50,000 रुपये महीना तुम्हारा तनख्वाह है, इसी क्षेत्र में रहना है और ये तुम्हारे कार्य हैं। 5 साल के बाद यहाँ एक कस्बा, एक आबादी बसी हुई मिलेगी। समझो कैसे। अब 5 आदमी आ गए, उन 5 का परिवार भी आ जाएगा, तो यहाँ करेगा क्या? उसे खाने के लिए चावल चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए, नमक चाहिए। पता चला नमक सौराष्ट्र से आ रहा है, तेल तमिलनाडु से आ रहा है। फिर एक दुकान खुल जाएगा, दुकान स्थापित हो गई। अब इनको आवश्यकता पड़े कि हाँ भाई बाल तो बड़े हो गए, फिर नाई की दुकान खुल जाएगी। सबको सम्मिलित रूप से होगा कि जूते फट रहे हैं, मोची चाहिए,
मोची की दुकान खुल जाएगी, कपड़े की आवश्यकता पड़ी तो दर्जी की दुकान खुल जाएगी। व्यापक दृष्टि में 5 व्यक्ति पूरे शहर को आबाद कर सकता है और उसके बाद वह स्वतः इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऑटो मोड में डेवलप होने लगती है। मैं भारत में भ्रमण करता था जब भी मौका लगता था। जब यंग था तो स्कूटर से, और थोड़ा समृद्धि आई तो कार से। क्यों? मैं हैरान होता था, हर जगह यही सवाल होता था कि यह स्थान की इकोनॉमी चल कैसे रही है। फिर यह अनुभव में आया कि 5 व्यक्ति को दे दो तुम रोजगार की व्यवस्था, बाकी व्यवस्था स्वयं बना लेगा, वह स्वयं विकसित कर लेगा। भारत ऐसे विकसित हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे विकसित हुई है। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से समझो ना जी। गूगल सर्च भी कर सकते हैं आप लोग। जी। कुंभ मेला, मैं हर कुंभ मेले में जाता हूँ नियम से। वह फकीरों का मेला है। वहाँ बड़े बड़े बाबाओं के शिष्य नहीं जाते हैं। बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं, भारत के विभिन्न कोनों में बैठे हुए अपना साम्राज्य चला रहे हैं, उनके यहाँ तो शॉफर ड्रिवन पार्कवे होता है, वैसे लोग जाते हैं। जो कुंभ है वहाँ भारत की संस्कृति दिखती है। गरीब से अति गरीब पैदल चले जा रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर, अर्थात वह गरीबों का मेला है। क्या अर्थव्यवस्था विकसित होती है? देखो गूगल में, यहाँ पकड़ेगा। हिमालय में टावर हैं क्योंकि फ़ोन आया था मुझे। 80,000 करोड़ रुपए का डिक्लेयर्ड इकोनॉमी जनरेट होती है। कितने? 1.2 लाख करोड़। लो, मेरा डाटा पिछला था, पुराना था। जी। 1.2 लाख करोड़। 120 लाख, 1,20,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था वह गरीबों के मेले में विकसित हो जाती है। कैसे? अर्थशास्त्रियों को डूब मरना चाहिए। नियम बनाने वाले को अर्थ की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप को अस्तित्व से अलग कर लिया। तुम नकल पे भागने लग गए। जहां भी व्यक्ति है, जहां भी मानव है, अर्थव्यवस्था स्वतः विकसित हो जाएगी। तुम्हें तो बस एक प्रथम स्पंदन करना है, फर्स्ट स्ट्राइक। देश हाल में 2 चीज़ों से बहुत प्रभावित हुआ। यह तो बहुत ही अनुशासित प्रदर्शन और विरोध है, और वो सच्चे हैं। उन्होंने विश्वास किया, आपको चुने। आप में वो हिम्मत नहीं है कि बोल दें कि भाई ठहरो, कुछ ये चुनौतियां हैं, कुछ कदम अभी आप चलो, कुछ कदम हम चलें। ये बस इतना ही करना है। अब आ जाते हैं रोजगार पर। रोजगार पर आप स्वाभाविक अपने गुण, आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है उसका अध्ययन कीजिए, उसे समझिए, अपने इतिहास को समझिए, अपने देश को समझिए, अपनी अर्थव्यवस्था को समझिए कि वो कैसे विकसित हुई। उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर सरकारें तो स्वतंत्रता के बाद आई हैं, उसके पहले सरकार रजवाड़ा कुछ देता थोड़ी था, लेता था, लगान देता कुछ भी नहीं था। बता दो इतिहास में, मैं तो इतिहास का छात्र रहा हूं। अब तक देने वाले में मध्यकालीन युग में या आधुनिक में 2 ही राजाओं ने देश को दिया है, और जो प्रजा के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया है वो शेरशाह सूरी ने किया है, जहां उसे प्रजा की चिंता थी। बाकी तो लोगों ने लिया। यह व्यवस्था तो स्वतंत्रता के बाद आई। तो अब आते हैं पुनः उसी हिमालय के उसी मुद्दे पर, पर्यावरण। वहाँ क्यों?
ये संपूर्ण राष्ट्र में उसी के आधार पर आप नीति का निर्धारण करें। और यह बहुत सरल है, यह बहुत सरल है। एक नियम बना दें कि आसमान से हर जगह हरियाली दिखनी चाहिए, मैसिव स्तर पर वृक्षारोपण हो। अटल बिहारी वाजपेयी जो नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम था, वाटर मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छा है। आपने सुंदरलाल बहुगुणा की बात नहीं मानी, आप एक बहुत बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहें जब प्रकृति करवट लेगी तो आपको बात मानना ही पड़ेगा। जहाँ तक सुरक्षा और बाकी व्यवस्थाओं की है उस पर आ जाएं। इससे ही जुड़ा एक मुद्दा है किसानों का आंदोलन, और दो भाड़ों में बट गया, कौन सही कौन गलत। मैं कहूँगा इसमें किसान भी बेचारे गलत। तुम क्यों मांग कर रहे हो एमएसपी की? तुम्हारी मेहनत का मूल्यांकन सरकार करेगी। तुम्हें सिर्फ एक चीज करना है, जो दूध के उत्पादकों ने कोऑपरेटिव बना करके किया, ऑपरेशन फ्लड, विजय कुरियन एक व्यक्ति ने वो परिवर्तन ला दिया। आप सभी संगठित हो जाइए और कोऑपरेटिव बनाइए। एमएसपी की मांग मत कीजिए, बिचौलिए खुद हट जाएंगे। आपको अपने उत्पादन का ज़्यादा मूल्य मिलेगा और पब्लिक को, उपभोक्ता को, कंज्यूमर को सस्ता माल उपलब्ध होगा। इन्फ्लेशन नीचे आएगा, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। सिर्फ एक काम करना है, संगठित हो जाइए ना। आंदोलन में संगठित हुए थे, 1 साल बैठे थे। बिल्कुल। आप कोऑपरेटिव नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? जागो, सोए रहोगे तो शोषित होगे। मांग करो कोऑपरेटिव की और सब कोऑपरेटिव बना लो और अपने मूल्य का निर्धारण खुद करो ना। सरकार क्यों करे? क्या सरकार निर्धारित करती कि ये नाइकी का जूता कितने में बिकेगा, यह शर्ट कितने का बिकेगा? क्या इसका निर्धारण सरकार करती है? तो तुम क्यों विवश हो? टूट के फूट के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में उलझ के रह जाओगे तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। कोई नहीं निकाल पाएगा, तुम्हें स्वयं खुद से निकलना होगा। जागो, सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ नहीं, स्वयं को संगठित करो उसी तरह से जिस तरह संगठित होकर के तुम 1 साल बैठे रहे। खुद को संगठित करो, कोऑपरेटिव का रूप दो, योग्य व्यक्तियों को उसके संचालन के लिए आमंत्रित करो और अपने मूल्य का निर्धारण खुद करो। क्यों स्वामीनाथन से डबल करो ना। तुम्हें 10 रुपए में आड़त खरीदता है, उपभोक्ता को वही चीज 100 रुपए में मिलता है। क्यों शोषित हो रहे हो? जिस संगठन से, जिस एकजुटता से सब लोग मिलकर के 1 साल तक बैठे रहे, चाहे उसके पीछे जो कारण हो, राजनैतिक, अवसरवादिता, इन सब पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक विषय अलग हो जाएगा और मैं अनुभव के आधार पे ही बात करता हूँ। दूसरी बात मेरे पास नहीं है जिसे मैं अनुभव ना करूँ, जिसे मैं प्रयोग में ना लाऊं, उस पर बोलने का अधिकार नहीं है। मैं किसी क्लब का सदस्य नहीं हूँ जहाँ पे मैं तुम्हारी तारीफ करूँ और तुम हमारी तारीफ करो और चीयर्स बोल के दोनों घर चले जाएं। शब्दों में भूचाल ला करके कुछ नहीं मिलेगा, सावधान हो जाओ। मैं जब स्टूडेंट था तो दिल्ली में कॉफ़ी हाउस थी और वहाँ पर समाजवादी विचारधारा बहुत प्रबल थी। 5 कप तक की कॉफ़ी में देश में क्रांति आ चुकी होती थी और मैं भी उन विचारधाराओं से बहुत प्रभावित था। एक बार की बात है, सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए थे, उसमें मैं भी एक बेचारा बैठा हुआ था। कॉफ़ी चले थे, 5वें कप पे मुझे
मैं थोड़ा सोचने लगा कि अब कैसे होगा, घर कैसे जाऊंगा, बाहर तो खून की नदियां बह रही होगी। मैंने झांक करके देखा, यहाँ तो क्रांति चल रही थी शब्दों में, और यहाँ नीचे रिक्शा वाला आने मिलो सजना गाते हुए जा रहा था। सब चीज़ यथावत था। उसी क्षण मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि ये सबसे अभागे लोग हैं। ये चाय के प्यालों में तूफान पैदा कर सकते हैं, ये एक कप चाय नहीं बना सकते। और यही चीज़ आज पूरे भारत में दिख रहा है, चाहे वो धार्मिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, कहीं भी बस करना कुछ है नहीं, तबला दुक्की लेके बैठ गए और कृष्ण कथा पे लग गए। 18 वर्षों तक हमने भगवत गीता का अध्ययन किया, समझा। बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, भगवान ने तो झुंझुनात पकड़ा दिया। और 5000 भाष्य लिखे जा चुके और हर लोग उस पर व्याख्या करने पर तुला हुआ है। कोई भी रुक के नहीं सोच रहा है कि भगवत गीता युद्ध भूमि का शास्त्र है, वह युद्ध शास्त्र है। उसके बाद युद्ध हुआ था। तुमने किया एक भी युद्ध हुआ? तुम समझे ही नहीं, ड्रामेबाज हो। क्षमा करो, मुझे निष्पक्ष रहना, निष्पक्षता मेरी विवशता है। वह मेरा धर्म है, उसे मैं नहीं त्याग सकता कि तुम्हारी तारीफ में या किसी भयवश मैं शब्दों को मोड़ दूं और तुम्हारी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता ढूंढूं। यथार्थ एक बात सबसे कहना है, यह देश महान है। मैं 40 देशों में क्लास लेता था, पूरे विश्व में जगह जगह पर अनुभव लेता और देता था। भारत से बढ़िया मुझे कोई देश नहीं मिला। यह महान है और मैं पूरी प्रकृति का, अपने पूर्वजों का ऋणी हूँ कि इस भूमि पर मुझे जन्म मिला। इस भारतीय संस्कृति में मेरा बचपन बीता, जवानी बीती, वहाँ मैं पल्लवित हुआ। तो वापस आते हैं, भारत का अर्थ, वह विचार, वह भूमि का भाग नहीं, वह विचार। तो हिमालय संदेश दे रहा है, अपनी संस्कृति को बचाओ, ये तुम कर सकते हो। और यही बाबाजी महाअवतार का संदेश था कि अगर तुमने अपनी संस्कृति खो दी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यह विषयांतर नहीं है तुम्हारे प्रश्नों से, यह तुम्हारे प्रश्न के उत्तर का विस्तार है कि जहाँ जहाँ आपको भय है, वहाँ वहाँ समय लेकर के आप उस भय का निवारण स्वयं कर लें, वैसी व्यवस्था का निर्माण कर लें। जो सबसे आवश्यक है उसको तुरंत माना जाए। बस इतनी सी बात है। किसानों की समस्या, मेरी सरकार से कोई गुजारिश नहीं है। मुझे किसानों से निवेदन है, एकत्रित हो, संगठित हो और कोऑपरेटिव बनाओ और अपना मूल्य खुद निर्धारित करो। क्यों 1500 रुपये क्विंटल चाहते हो? 2000 रुपये क्विंटल क्यों नहीं? क्या 1500 रुपये काफ़ी है? अगर संगठित हो गए तो तुम्हारी संतानें सुखी होंगी। लेकिन तुम तो खुद बटे हुए हो। कितने संगठन हैं किसानों के? सैकड़ों। जो थोड़ा दबंग हुआ, जिसके पास 2-4 हज़ार एकड़ जमीन जमा हो गई, वही नेता बन गया। तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग अपनी जिम्मेवारी का, किसान नेता होने का कर्तव्य निर्वहन करें। दुर्भाग्य से पहले लोग एकत्रित होकर सत्ता इकट्ठा करते हैं और उस सत्ता को
नाप तौल और ब्लैकमेल का हथियार बना लेते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी कारण से आप समस्या के जड़ तक नहीं पहुंच पाते। आप सब एक हो जाइए ना, एक होकर बैठे थे, साल भर बैठे थे ना, एक हो जाए, कोऑपरेटिव बनाए, आप खुद निर्धारित करें 2500 रुपये क्विंटल, और जो पब्लिक 50 रुपये किलो खरीद रही है उसे 35 रुपये किलो मिल जाएगा, वो भी खुश और आप भी खुश। जागो, जागे बगैर कुछ नहीं होगा। और सोए हुए आदमी चाहे किसी क्षेत्र में हो, वह शोषित होगा ही। और हिमालय की इस घटना से सबक लो, जो सोनम वांगचुक एक नई परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। उनका अनशन कभी सुना है कि यहाँ पे दंगा हो गया, यहाँ पे तोड़फोड़ हो गई, यहाँ पे कोई तलवार भांज रहा है, यहाँ कोई एक दूसरे पे अपनी हुड़दंग मचा रहा है? ऐसा है क्या? नहीं। तुम शांत धीर होकर के बैठ जाओ ना। ऐसा वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें वाकई में समस्या की चिंता है और वह उन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके आंदोलन का वह स्वरूप है। जब तुम इसे एक ब्लैकमेल का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहोगे अपनी पूर्ति के लिए, कि हम जितना दबाव बनाएंगे उतना माल हमें मिल जाए और फिर हम टाल मटोल करके देख सकें। मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में, लेबर यूनियन के नेताओं का हाल देखा है, कम्युनिस्टों का हाल देखा है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल की राजनीति। अगर वास्तव में तुम क्रांतिकारी हो, विचारक हो, समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो सोनम वांगचुक तुम्हारे लिए प्रेरणा होने चाहिए। यही मेरी राय है। और सरकार की मजबूरी में, सरकार में उचित व्यक्तियों के आधार पर, हम सरकार को भी दोष नहीं दे रहे हैं, उसे चुनौती दो ओर से है। उनके अंदर उनका इंटेल जो इनपुट होता है वह कुछ और होता है कि ये आदमी टूट सकता है, ये आदमी विद्रोह कर सकता है। उनकी अपनी चुनौतियां होती हैं। मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि वो अनुभव मैंने ले रखा है। विश्व संगठन में कहीं कहीं विद्रोह हो रहा है, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई केस हो रहा है। बार बार स्विट्जरलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़ता था और समस्याओं जो दिखती नहीं है वो संचालन में होती हैं। हम उनसे वाकिफ़ हैं, तो आप उसके समाधान के लिए रास्ता ढूंढें। सरकार वैसे नीति बनाए और फेस्ड मैनर पे उसको लागू कर दें और स्पष्ट कह दें ना, हाँ मुझे अनुभव नहीं था, मैं ऐसा करना चाहता था और ऐसा होगा कुछ आवश्यक तैयारियों के साथ। भाई आपने 370 हटाने का वादा किया था, आप आते ही तो नहीं हटाए। आपने समय निकाला, उसके लिए उचित माहौल बनाया, कानून का अध्ययन किया, रास्ते बनाए और अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उसको पूरा कर दिया। ऐसा तो नहीं था और ना हमें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि आप आते ही इसकी पूर्ति कर दें। इंतजार तो हमें भी करना होगा और सरकार को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा कि चलो 10 में से 5 अभी कर रहे हैं। असल में एक समस्या और भी है। सरकार का अब तक ब्लैकमेलर से, हुड़दंगियों से पाला पड़ा है। समझ सरकारों का न उन्हें गांधी से पाला पड़ा और न उन्हें सोनम वांगचुक से पड़ा। वह सोचते हैं कि 5 दे देंगे, मानेगा नहीं, तो इससे बढ़िया इसको तड़पाओ। बस बुलाओ, बैठो, संवाद करो और कहो कि ये समस्याएं हैं, हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। देखो हमने 370 ऐसे हटाया, देखो हमने राम मंदिर ऐसे बनवाया बगैर संघर्ष के, देखो अब हम ये करने जा रहे हैं, देखो हम नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम ऐसे कर रहे हैं, देखो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐसे विकास कर रहे हैं। हमें मोहलत दो और हमारा सहयोग करो। आपको सबसे बड़ा सहयोगी वही व्यक्ति मिलेगा जो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।
अगर आपकी कोई राजनैतिक व्यवस्था है तो बाकी क्षेत्रों से पूरा कर लो और बाकी क्रांतिकारी उनसे सबक लें। क्या अनुशासन है, यह अनुशासन आप दिखाएं ना, सत्ता हिल जाएगी एक शब्द बोले बगैर, और उसे विवश होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी प्रकृति आपके पीछे खड़ी मिलेगी। या तो वह कार्य होगा, नहीं तो प्रकृति का प्रतिशोध आप झेल नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात है। इसीलिए बार बार कहता हूँ सह अस्तित्ववाद, को एग्जिस्टेंस हर एक क्षेत्र में। यह भ्रम सबको त्याग देना चाहिए कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज़्यादा उजली है। तुलना मत करो। तुम अपने कार्य में लीन रहो, मैं अपने कार्य में लीन हूँ। तुम डॉक्टर हो, वो रसोइया है। तुम आदमी चीर रहे हो, वो बैगन चीर रहा है। अब दोनों का रोल कैसे बदल जाएगा? अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करो और सब कुछ अच्छा होगा।